नमस्कार और स्वागत। मेरा नाम है ललित और आप जुड़ चुके हैं लीगल क्लिनिक पर ललित के साथ। ह्यूमन राइट्स के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसको जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, यानी ICESCR के बारे में। आज हम एक पहले ब्रीफ ले लेते हैं कि इंटरनेशनल कोवेनेंट कहां से आए, क्या जरूरत थी इंटरनेशनल कोवेनेंट्स को लाने की, कितने तरह के होते हैं। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे और फिर बात करेंगे कि क्या रिलेशनशिप है ICCPR और ICESCR के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लेनी है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमेटी आई, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल आया और फिर आया UDHR, यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इसमें बात की गई कि कॉमन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए हर देश में, ताकि ह्यूमन राइट्स के इंजॉयमेंट को अचीव किया जा सके। अब UDHR किसी देश पर लीगली बाइंडिंग तो था नहीं, तो इसी वजह से कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1947 में ये प्रपोज किया कि हम कॉवेनेंट लेके आते हैं जिसका लीगल बाइंडिंग इफेक्ट हो। यानी कॉवेनेंट लाने का सबसे मेन पर्पस क्या था कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स का एक लीगल इंपैक्ट, लीगल बाइंडेशन हर कंट्री पर होना चाहिए। इसके ड्राफ्ट को जनवरी 1948 में हर गवर्नमेंट को भेजा गया। 1949 में कमीशन ने ड्राफ्ट को प्रिपेयर कर लिया, आर्टिकल्स को तैयार कर लिया और फाइनली डिसाइड किया कि जनरल असेंबली को 1950 में पास कराने के लिए इसे भेज दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया और सोवियत यूनियन, उन्होंने ये कहा कि जनरल असेंबली में इसे पास कराने से पहले आपको इसके अंदर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। 1952 में जनरल असेंबली की रिकमेंडेशन के बाद इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ने कहा कि हम दो कंपोनेंट्स को बनाएंगे और इन कंपोनेंट्स को कहा गया, पहला कॉवेनेंट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स। पहले शुरुआत में सिर्फ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात हुई थी और बाद में ऑस्ट्रेलिया और सोवियत यूनियन की रिकमेंडेशन पे दो कॉवेनेंट को ड्राफ्ट करने की बात हुई। कमीशन ने इसके ड्राफ्ट को 1954 में तैयार कर लिया और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को रिव्यू के लिए भेज दिया। इसके 12 साल बाद, जी हाँ 12 साल बाद, दिसंबर 16, 1966 को दो कॉवेनेंट्स को अडॉप्ट कर लिया गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको हम फर्स्ट जनरेशन राइट्स कहते हैं और इनको हम सेकेंड जनरेशन राइट्स कहते हैं। लेकिन इन कॉवेनेंट्स को एक ही दिन अडॉप्ट किया गया था, लेकिन एनफोर्स ये अलग अलग दिन हुए। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के कॉवेनेंट के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक यहां मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं कि कॉवेनेंट होते कितने तरह के हैं। तो पहले होते हैं फर्स्ट जनरेशन राइट, जिसको ICCPR कहा जाता है। दूसरा होता है सेकंड जनरेशन राइट, जिसको ICESCR कहा जाता है। और तीसरा होता है कलेक्टिव राइट्स, जिसे थर्ड जनरेशन राइट कहा जाता है। तो आइए आप डिटेल में जानते हैं इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में। इसको 16 दिसंबर 1966 को अडॉप्ट किया गया, लेकिन ये फोर्स में कब आया, 3 जनवरी 1976 को। इसके अंदर एक प्रीएम्बल है और 31 आर्टिकल्स हैं। इसको 5 भागों में बांटा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन। इसको मॉनिटर करती है UN कमिटी इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के ऊपर जो बनी हुई है, और इसकी रूट्स भी ना जो यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना, वैसी सी ही है। मतलब इसके अंदर भी वही सारे प्रोविजंस इंक्लूड हैं, लेकिन इसका लीगल बाइंडिंग इफेक्ट होता है। UDHR का लीगल बाइंडिंग इफेक्ट नहीं था। आइए अब इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं, इसके आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं। तो पार्ट 1 में है आर्टिकल 1, जो कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है। ये कहता है कि हर आदमी को अपनी नीड के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार अपनी नेचुरल वेल्थ को और रिसोर्सेज को एंजॉय करने का अधिकार होना चाहिए। और जो भी कोई स्टेट इस कोवेनेंट को साइन करेगा, वो एंश्योर करेगा कि वो अपने देश में सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को प्रमोट करेगा।
पार्ट 2 के अंदर आते हैं आर्टिकल 2, 3 एंड 5। आर्टिकल 2 कहता है हर वो देश जो इस कॉन्वेनेंट को साइन करेगा वो ना सिर्फ अपने देश में बल्कि इंटरनेशनल असिस्टेंट और कॉपरेशन भी प्रोवाइड करेगा जहां भी कहीं जरूरत पड़ेगी। आर्टिकल 3 ये कहता है कि हर वो देश जो इस कॉन्वेनेंट को साइन करेगा वो इंश्योर करेगा कि उसके देश में इक्वल राइट और वुमेन हो। आर्टिकल 5 ये कहता है हर वो देश जो इस कॉन्वेनेंट को साइन करेगा वो इस कोवेनेंट के किसी भी आर्टिकल को अपने मन मुताबिक ट्विस्ट नहीं करेगा, उसका गलत मतलब नहीं निकालेगा और इंश्योर करेगा कि उस राइट का एम जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो और राइट्स और फ्रीडम को रिकॉग्नाइज करेगा। अब बात करते हैं पार्ट 3 की जो है आर्टिकल 6 to 15 में। आर्टिकल 6 जो है वो राइट टू वर्क की बात करता है। आर्टिकल 7 जो बात करता है वो जस्ट और फेवरेबल कंडीशंस की बात करता है, जिसके अंदर फेयर वेजेस आ जाते हैं, सेफ एंड हेल्दी वर्क कंडीशंस आ जाती हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी आ जाती हैं, रेस्ट करने का टाइम होना चाहिए वर्कर्स के पास, रीजनेबल लिमिटेशन होनी चाहिए वर्किंग आवर्स में, ये उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 1 बात करता है कि हर व्यक्ति के पास ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का अधिकार होना चाहिए और ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने का अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 9 बात करता है सोशल सिक्योरिटी की, कि हर व्यक्ति के पास सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 10 बात करता है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करे। इसमें स्पेशली सुरक्षा किसकी की जाएगी? मदर और चाइल्ड की। और इसी आर्टिकल की वजह से हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट या मदर और चाइल्ड के लिए जो अलग अलग स्कीमें चलाई जाती हैं वो भी देखते हैं। सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी मदर और चाइल्ड को। आर्टिकल 11 बात करता है एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, यानी हर व्यक्ति को अपने मुताबिक एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, जिसके अंदर उसका खाना, रहना और हाउसिंग और उसकी इंप्रूवमेंट लिविंग कंडीशंस की होनी चाहिए। आर्टिकल 12 बात करता है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल और मेंटल हेल्थ को एंजॉय करे। आर्टिकल 13 बात करता है कि हर वो देश जो इस कोवेनेंट को साइन करेगा वो इंश्योर करेगा कि उसके वहां पे प्राइमरी एजुकेशन फ्री होगी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी टेक्निकल और वोकेशनल फील्ड में असिस्टेंस दी जाएगी। आर्टिकल 14 बात करता है कि यदि कोई ऐसा देश है जो इस कोवेनेंट को साइन कर रहा है लेकिन किसी भी रीजन की वजह से वो फ्री प्राइमरी एजुकेशन इंश्योर नहीं कर पा रहा, तो उसे 2 साल के अंदर एक डिटेल्ड प्लान सबमिट करना होगा कि वो कैसे प्रोग्रेसिवली इस आर्टिकल को अपने यहां इंप्लीमेंट करेगा। आर्टिकल 15 बात करता है राइट टू टेक पार्ट इन कल्चरल लाइफ और साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में, कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो साइंटिफिक तरीके से रिसर्च कर सकता है और क्रिएटिव एक्टिविटीज कर सकता है। अब बात करते हैं पार्ट 4 की, जिसके अंदर आता है आर्टिकल 16 to 25। इसे बेसिकली रिपोर्टिंग के लिए भी बोला गया है क्योंकि इन आर्टिकल्स में स्पेशली रिपोर्ट्स की बात की गई है। आर्टिकल 16 बात करता है कि जितने भी देश इस कोवेनेंट को साइन करेंगे वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस को। आर्टिकल 17 कहता है कि यदि किसी देश को कोवेनेंट के आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट करने में दिक्कत हो रही है तो वो अपनी डिफेक्टर्स को और डिफिकल्टीज को बताएंगे। आर्टिकल 8 कहता है कि यदि किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को हायर करना है किसी भी पर्पस की वजह से, ऑब्जर्वेशन के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, तो वो कोई भी देश कर सकता है। आर्टिकल 16 और 17 में जो रिपोर्ट्स मांगी गई हैं उसके अधिकारों को इकोनॉमिक और सोशल कमिटी अपने यहाँ पे सबमिट कराए रिपोर्ट को हर कंट्री के द्वारा। आर्टिकल 20 बात करता है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो हैं वो आर्टिकल 18 के अनुसार रिपोर्ट सबमिट कर सकती हैं। आर्टिकल 21 बात करता है अगेन रिकमेंडेशंस एंड समरी ऑफ इंफॉर्मेशंस की, जिसको वो शेयर करेगा जनरल असेंबली में जो सारे देशों से मिली है। और ऐसे ही आर्टिकल 22, 23, 24 और 25 भी रिपोर्टिंग से रिलेटेड ही बात करते हैं। इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसमें बताने लायक ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितने आर्टिकल्स याद हो सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं हो सकते तो पार्ट 4 में आर्टिकल 16 से 25 रिपोर्टिंग के बारे में बात करते हैं, ये जरूर मेंशन करिएगा। आइए अब बात करते हैं अपने आखिरी पार्ट की, जो है पार्ट 5 आर्टिकल 26 to 31। ये बेसिकली वो प्रोविजंस हैं जिनमें ये बताया गया है कि यदि कोई देश इस कोवेनेंट का मेंबर बनना चाहता है या कोई मेंबर देश इसके अंदर कोई अमेंडमेंट लाना चाहता है, कोई चेंजेस करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है। प्रोसीजर ऑफ रेटिफिकेशन को बताया गया है, अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स को बताया गया है, टाइम लिमिट बताया गया है कि कोई मेंबर कितने दिन के अंदर सेक्रेटरी जनरल को रिपोर्ट्स दे
सकता है। आर्टिकल 26 to 31 पार्ट 5 के अंदर बेसिकली न्यू मेंबर्स और अमेंडमेंट की बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट, यानी ICCPR और ICESR में क्या संबंध है और क्या डिफरेंस है। देखिए, इसे फर्स्ट जनरेशन राइट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले जब बात चली थी कि हमें कौन से राइट इंप्लीमेंट करने हैं लीगली बाइंडिंग, तो इंटरनेशनल कोवेनेंट लाया गया था सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को इंप्लीमेंट किया गया आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड सोवियत यूनियन, इसीलिए इसको सेकेंड जनरेशन राइट कहा जाता है। दोनों को एक ही डेट को अडॉप्ट किया गया था 16 दिसंबर 1966 को, लेकिन फोर्स में ये पहले आया। सेकेंड जनरेशन वाले जो राइट्स हैं इनको पहले एनफोर्स किया गया। ये एनफोर्स हुए 3 जनवरी 1976 को, ये एनफोर्स हुए 23 मार्च 1976 को। ICCPR के अंदर प्रिएम्बल है और 53 आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर प्रिएम्बल है और 31 आर्टिकल्स हैं। इसे ज्यादा अटेंशन दी जाती है क्योंकि ये पॉलिटिकल और सिविल राइट्स होते हैं, वोटिंग का अधिकार, गवर्नमेंट फॉर्म करने का अधिकार, इस तरह के राइट्स होते हैं, तो इसे ज्यादा अटेंशन मिलती है। ये कल्चरल और सोशल राइट्स होते हैं तो इनको उतनी अटेंशन नहीं मिलती, हालांकि इनको भी अब बहुत सीरियसली लिया जाने लगा है। इसके अंदर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, इसके अंदर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज लाइक US, कनाडा ये पॉलिटिकल राइट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं और कल्चरल एंड सोशल राइट्स को यूरोपियन कंट्रीज बहुत तवज्जो देती हैं। तो इसके साथ हो गया हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, और यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, सशक्त बनिए। जय हिंद, जय भारत।